नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बलिया में गोलीकांड की। हम बात करेंगे वर्दी में छिपे दागी पुलिस वालों की, जिसके चलते प्रदेश बदनाम हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं। अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यूपी पुलिस के निकम्मे और लालची पुलिस वाले, या यूं कहें कि अपराधियों से पैसे खाने वाले पुलिस वालों के चलते प्रदेश बदनाम हो रहा है। चाहे कानपुर का बिकरू कांड हो, हाथरस का कांड हो या फिर अब बलिया में गोली कांड हो, पुलिस के निकम्मेपन की वजह से प्रदेश सरकार पर पूरी तरह से छींटे उछाले जा रही हैं, यानी कि उनकी बेइज्जती हो रही है। अदालत में सरकार को फटकार सुननी पड़ती है। सरकार की साख पर कुछ लोग पुलिस वालों ने बट्टा लगा रखा है, यानी कि जिन्होंने अपराधियों की गोद में बैठकर अपनी जेबें भरी और अपराधियों को पनपने का मौका भी दिया। योगी सरकार लगातार एनकाउंटर कर अपराधियों के अंदर खौफ पैदा कर कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस में छिपे अपराधियों की वजह से प्रदेश की बदनामी हो रही है। बिकरू कांड में भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। हाथरस कांड में भी पुलिस की भूमिका घेरे में है, और ऐसे में बलिया में भी अब पुलिस के सामने ही अपराधियों ने गोली मार दी और हत्या को अंजाम दे दिया। पुलिस देखती रही और हत्यारे हत्या कर फरार हो गए। पुलिस की फौज अपराधियों के सामने नतमस्तक दिखी। ऊपर से विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। सुरेंद्र सिंह ये कहते दिखे कि अपराधी ने तो आत्मरक्षा में गोली चलाई, और वो कहते हैं कि अगर गोली नहीं चलाता तो उसके परिवार की हत्या हो जाती। जब नेता ही अपराधी के समर्थन में खड़े होंगे तो पुलिस जब मूक दर्शक बनी रहेगी तो सरकार को बदनाम होने से आखिर कौन रोक सकता है। योगी कुछ भी कर लें, लेकिन पुलिस, नेता और अपराधी का गठजोड़ जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि बलिया का गुनहगार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। अपराधी गोली चला रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी। बिकरू से बलिया तक वर्दी के दामन में कितने दाग है। पुलिस अपराधी का गठजोड़ आखिर कैसे खत्म होगा। पुलिस में छिपे अपराधी पर कार्रवाई कब होगी, और यूपी में दागी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन कब होगा। कब ऑपरेशन क्लीन ये कामयाब होता हुआ दिखाई देगा, जो कि अपराधियों के खिलाफ चला रहा है। नेता पुलिस अपराधियों के गठजोड़ पर स्ट्राइक कब होगी। इन सवालों का आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बलिया में कानून की नाक के नीचे जो मौत का तांडव हुआ, उसने यूपी सरकार की साख को गहरा झटका दिया। देखिए इधर सर, देखिए। अब सरकार अपने लुटे पिसी घास को समेटने के लिए कार्रवाई का चोला ओढ़कर आरोपियों के पीछे पड़ी है। फायरिंग के वक्त मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ समेत सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के बाद अब बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह के भाई देवेंद्र प्रताप सिंह समेत 7 आरोपियों को बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह अभी भी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए दर्जन भर पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। इस मामले में 8 लोग नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। बलिया के डीएम साहब के मुताबिक एक एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 3-3 टीमें लगाई गई है। दबिश दी जा रही है और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। हत्या लाइसेंसी हथियार से की गई थी, लिहाजा प्रशासन ने फैसला लिया कि दुर्जनपुर गांव में सभी असलहों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इस बीच आजमगढ़ जोन के आईजी सुभाष चंद्र दुबे दुर्जनपुर गांव में कैंप कर रहे हैं। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें जगह जगह पर दबिश दे रही हैं। उधर इस वारदात के बाद पुलिस ने खींच निकालने के लिए आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह के घर पर जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिस और प्रशासन आरोपी को हाल में गिरफ्तार करने की बात कह रहा है। वहीं अब बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने सहयोगी आरोपी धीरेंद्र सिंह का बचाव किया है। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि आरोपी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। बीजेपी विधायक अपने हत्यारे साथी को बचाने में लगे हैं, तो वहीं अधिकारियों के सामने हुई हत्या के मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है।
विपक्षी दल पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस यूपी सरकार की लानत मलानत में जुटी हुई है। बलिया की घटना ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं, और वही आज सच सामने आ गया। एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने, ये आपकी नीयत, ये है नीति, ये रामराज कहते हैं। आपके राज से 100 गुना अच्छा रावण राज था। संविधान खत्म कर दिया आपने, कानून का डर खत्म हो गया। आप इस्तीफा दे दीजिए और अपने किसी अच्छे जानने वाले का जो सबसे बड़ा अपराधी हो उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि सरकार तो नतमस्तक है अपराधियों के पैरों में, अपराधियों के चरणों में। खत्म कर दी सरकार आपने। दरअसल 15 अक्टूबर की दोपहर बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर की जा रही कार्रवाई में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एसडीएम और सीओ के सामने ही गांव के ही दबंग धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्ल्यू ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की इस वारदात में मौके पर मौजूद जयप्रकाश पाल को गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त जयप्रकाश पाल की मौत हो गई थी। पुलिस प्रशासन के सामने हुई इस मौत से अब यूपी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और सरकार कटघरे में। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात कानून व्यवस्था की ही होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या हो रहा है। बलिया में गोलीकांड की वारदात होती है, क्योंकि वर्दी में छिपे हुए दागी पुलिस वालों की यहाँ पर जब बात होगी तो बात उन तमाम मुद्दों की भी होगी जिस पर अब पुलिस वालों पर सवाल खड़े होते आए हैं। सवाल इस बात को लेकर भी कि पुलिस प्रशासन आखिर होता किस लिए है, पुलिस प्रशासन अगर है तो फिर कानून व्यवस्था चरमराई हुई क्यों है। अगर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है तो फिर पुलिस की इतनी मजाल क्यों और कैसे हो गई कि उनकी मौजूदगी में जब एसडीएम मौजूद हो, सीओ मौजूद हो और बीजेपी के एक नेता हत्या कर दे, हत्या की वारदात को अंजाम दे दे। इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। कुमार अशोक जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विनय सिंह जी हमारे साथ हैं, नेता हैं सपा के। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और साथ ही आलोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा कुमार अशोक जी आपसे ही है। सर, सत्ता पर काबिज हैं आप और इस उम्मीद के साथ काबिज किया था कि कम से कम प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है क्या? देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जिस पर जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से अपनाई। ये पहले से ही ये स्थिति थी कि जो खाकी और खादी की साठगांठ थी उसको क्रैक करने में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से कामयाब हुए। और अपराधियों के प्रति भी जो सरकारें जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन अपराधियों को मानवर्धन करने का काम किया है। उन अपराधियों के प्रति जो अपराधी गरीबों के जमीनों पर कब्जा करके, जमीनों से धन उगाही करके, बड़े बड़े आलीशान भवन बना करके और उसमें भय दिखाने का काम करते थे, उनके भवन को नेस्तनाबूद करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जहां तक अपराधियों की स्थिति है, आज अपराधी पूरी तरह से भयभीत हैं। जिस व्यवस्था पर जो संगठित अपराध था, इस संगठित अपराध में 92% कमी आई है। अब संगठित अपराध उत्तर प्रदेश से गायब हो गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही, चाहे माननीय कल्याण सिंह जी की नीति रही, संगठित अपराध और संगठित अपराध की परिभाषाओं को आप ही जानते हैं और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। हमें तो इतना पता है कि सर अपराध हो रहा है, और अपराध जब खुलेआम हो रहे हैं तो उसके बाद अगर इस तरह की दलील दी जाती है कि अपराधियों के जहन में खौफ है, तो क्या विनय सिंह जी ये बेईमानी नहीं लगती क्या? जी नेहा जी, अब हमें कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है। जो बलिया में जिस तरीके का कांड हुआ है, जिस तरीके का विभत्स तरीका बदमाशों ने अपनाया सीओ और एसडीएम के सामने, उसमें कहने के लिए कुछ नहीं। भाई साहब ने भी दो बातें कहा कि अपराधियों का मान मर्दन किया जा रहा है
और संगठित अपराध पे कहीं न कहीं लगाम कसी। मैं दोनों बातें आपको बता दूं। संगठित अपराध कहते किसको हैं? संगठित अपराध अभी आपने कानपुर बिकरू कांड में देखा किस तरीके का संगठित अपराधी को पता है कि पुलिस हमें आ रही है ढूंढने के लिए, हमें पकड़ने के लिए, और वो और तैयारी से पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए अपने तमाम साथियों के साथ खड़ा है। अब ये बलिया का कांड ही ले लीजिए, अपराधी पुलिस और एसडीएम और सीओ के साथ बैठ करके मीटिंग को अटेंड करता है, जहां पे हजारों तादाद में गांव के लोग हैं, उसको पता है। और अपराधी सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता है और विधायक का नजदीकी बताया जा रहा है, और उसके जेहन में कहां पे डर है आप ये बताइए, जो इतने लोगों के बीच में ताबड़तोड़ गोलियां चला करके हत्या कर देता है। कौन सा दहशत आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है? किस हम कानून की बात करें, अब तो दहशत नहीं है और ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा करता है। मनोज तिवारी जी, ठीक है सर, जाऊंगी आपके पास, खास मेहमान और भी हमारे साथ मौजूद है। विनय जी, लौटूंगी सर मैं आपके पास। मनोज तिवारी जी, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि अपराधियों में डर और खौफ नाम की चीज नहीं है? ये सिर्फ यहीं सामने नहीं आया, मैं पूरे देश की भी अगर बात करूं तो ऐसे भी कई राज्य हैं जहां पर आपकी सरकारें हैं और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्यों? देखिए नेहा जी, उत्तर प्रदेश में प्रतिद्वंदिता प्रारंभ हो चुकी है, और ये प्रतिद्वंदिता ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले ज्यादा संख्या में रेप स्टेट माने जाना लगा था ये प्रदेश। अब लग रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका ये हो चुका है कि नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगे कैसे निकलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी प्रतिद्वंदिता में। हमारे साथी कह रहे थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं कहाँ से रिकॉर्ड लेके आते हैं। जनवरी में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि महिलाओं के साथ हुए अपराध में कुल देश का 15.8% सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में रेप होता है। 4322 का बताया गया है, यानी राजस्थान भी देख लीजिए, राजस्थान भी। अरे सर सुन लीजिए, आप बड़ा राजस्थान भी देख लीजिए, राजस्थान भी देख लीजिए। और जिस आईपी की बात आप लोग कर रहे हैं ना, ये आईपीसी की बात मैं बताऊंगा आपको ये कहां से बनती है। हर्ज नहीं है, सुनिए ना, अजय सिंह बिष्ट जी का जो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कुल 4322 केस जो है रजिस्टर्ड हुए हैं रेप के, यानी कुल प्रतिदिन 11 केसेस। सर जो केसेस सामने आ रहे हैं सर, ये सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि अगर कांग्रेस की सरकार हो तो वो अपने आप को पाक साफ दिखाए, बीजेपी की सरकार हो तो वो अपने आप को पाक साफ दिखाए, ये बात सरकारों की नहीं है, लेकिन जवाबदेही की है। सवाल इस बात को लेकर है, अगर आप ये कह देते हैं, कि अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर इसलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, तो राजस्थान तो रेप के मामलों में नंबर 1 है। सरकार अगर संजीदगी दिखाए, 9 करोड़ की आबादी और 23 करोड़ की आबादी की बात कर रहे हैं, संजीदगी का मामला देख लीजिए, और सीधा बलात्कार में पहुंच गए। बलात्कार पुलिस करती है। राहुल गांधी के औलाद जो कहते हैं कि लड़की छेड़ने जाते हैं मंदिर में। दस्ते का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में 2017 में। हेलो जी सुन पा रहे हैं आप। 2017 मार्च में एंटी रोमियो दस्ता का गठन किया गया था माननीय योगी जी के द्वारा, और ये जो गठन किया गया था इसकी हालत ये है कि इसको जो 181 हेल्पलाइन नंबर था उसको 112 में तब्दील कर दिया गया, यानी कि पुलिस हेल्पलाइन के साथ इसको जोड़ दिया गया है। और हालत ये है कि 75 जिलों में कुल जो 300 महिला कर्मी है, 350 माफ कीजिएगा महिला कर्मी, उनको 11 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। ये हालात है, ये संजीदगी है, अपराध रुकेगा कैसे? प्रतिदिन अपराध। सर वही सवाल मेरा आपसे है ना कि चले यहाँ पे तो इस तरह की स्थिति है, राजस्थान में अपराध क्यों नहीं रुक पा रहा है? वहाँ पे तो सरकार भी आपकी है, आप तनख्वाह भी बांट रहे हैं, आपकी जो कानून व्यवस्था है वो भी चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नंबर 1 पर है रेप के मामले में राजस्थान। क्यों? चाहे वो सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, सवाल ये है लेकर के अगर महिलाओं की प्रशासनिक क्षमता देखिए और यहाँ की देखिए। अब मैंने आईना दिखाया है, कितनी पुलिस यहाँ है, कितने अधिकारी यहाँ है,
यहाँ पर देखिए और वही राजस्थान चलिए, से तुलना कर लीजिए। ठीक है, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि यहाँ पे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, खाकी और खादी की सांठगांठ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, सवाल इस बात को लेकर है, सर ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब खाकी पर सवाल खड़े हो रहे हो। इससे पहले हमने बिकरू कांड में देखा, हाथरस कांड में देखा, और अब जो बलिया में कांड निकल के सामने आया है उसमें भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? नेहा जी, जहां तक पुलिस की कार्यप्रणाली में प्रश्न चिन्ह लगने का सवाल है, हाँ। तो उस बारे में मैं खाली आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक समय होता था यही पुलिस थी, और आपने सुना होगा कि एक लाल पगड़ी लाल टोपी पहने सिपाही गांव में घूम जाता था ब्रिटिश टाइम में तो पूरे घर के गांव के दरवाजे बंद हो जाते थे। और आज वही पुलिस है। तो हमको अब बदली हुई परिस्थितियों को महसूस करना चाहिए। हम एक लोकतंत्र में बैठे हुए हैं जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा हक दिया गया है, और अगर हम उस तरह की पुलिस चाहते हैं कि किसमें पुलिस का खौफ हो समाज में, अपराधियों में, तो वो उस तरह का तभी हो सकता है जब उतने कड़े कानून बनाए जाएं, जैसे कि मान लीजिए कि अब ये गोली मारा इस बदमाश ने, सर ये कह रहे हैं आप कानून में 24 घंटे 48 घंटे में जी 1 महीने में ट्रायल करके अगर गोली मारने का कानून बन जाए कि हाँ ऐसा हमको नहीं टॉलरेट करना है, अगर 1 महीने में इसको गोली मारी जाएगी, क्या हमारा लोकतंत्र तैयार है? मैं तो निवेदन करता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग मिलकर जैसा कानून बना देंगे, पुलिस उसके अनुसार काम करती है। जो कानून है उसको तो इम्प्लीमेंट ठीक से करवा नहीं पा रहे। जो पुलिस प्रशासन है, अगर सरकार की तरफ से आदेश आता है उसको तो ठीक से अपना नहीं पा रहे हैं। एक और कानून आप बनाने के लिए कह रहे हैं। नेहा जी 1 मिनट। नेहा जी, मेरा ये सिर्फ निवेदन है कि अपराधी डरता है दंड से। अगर हम सजा जल्दी दे सकें, इसका एक सिद्धांत होता है निश्चित दंड और जल्दी दंड, यानी सजा जल्दी हो जाए तो अपराधी डरे। और अगर उसको ये उम्मीद हो कि हम जमानत करा लेंगे, सर जमानत की बात नहीं है सर, बात तो इस बात को लेकर है कि जब खाकी और खादी का सांठगांठ हो और खाकी और अपराधियों का भी सांठगांठ हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? जब खाकी ही अपराधियों को बचाने की कोशिश करे। आलोक सिन्हा जी, सवाल सर मैं लौटूंगी आपके पास। आलोक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि इस पूरे मामले में, बलिया मामले में जो कांड हुआ उसके बाद जो फुटेज निकल के सामने आए, जो वीडियो वायरल हो रहा है सर, उसके अंदर साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं 6 पुलिसकर्मी होते हैं जब उसे पकड़ लिया जाता है। और मैं चाहूंगी कि एक बार ये जो फुटेज है बड़ी करके दिखाया जाए ताकि हमारे दर्शक भी देख पाए कि आखिर किस तरह से पुलिसकर्मी उस अपराधी को पकड़ते हैं जो गोली चलाता है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अब खाली है। जब पकड़ लिया जाता है तो उसे छोड़ा क्यों जाता है, और अगर छोड़ दिया जाता है तो फिर पकड़ने का ढोंग क्यों? आलोक जी। अजय सिंह बिष्ट और धीरेन्द्र सिंह। 1 मिनट सर सुनिए। ऐसा है कि जो सूर्य कुमार जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। जब सूर्य कुमार जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब अगर आपको संरक्षण देने वाला सरकार का ही बंदा है तो आपके अंदर भय कहाँ से पैदा होगी? भय पैदा करने के लिए अब आप सोचे, एक अपराधी गोली मार देता है हजारों लोगों के बीच में, हम उसको संरक्षित करते हैं। कौन कर रहा है? विधायक कहता है वहाँ का कि वो आत्मनिर्भर, मतलब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने आत्मरक्षक के रूप में उन्होंने वो काम किया। मैं कहता हूं कि 1000 लोगों में उनपे कौन गोली चला रहा था, कितने बंदूक थे और कौन कर रहा था इस काम अगर को? आप आत्मरक्षक क्यों कर रहे थे जब वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, और वहाँ पे या तो आप खुद बीजेपी के नेता होके आप बीजेपी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप खुद बदनाम कर रहे हैं अपनी पार्टी को कि बीजेपी का सरकार ठीक नहीं है। हम लोग समाज सेवी लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि देश हमारा है, ये किसी पार्टी का देश नहीं है, ये किसी नेता का देश नहीं है, ये देश हमारा है और इस देश में सभी की रक्षा होनी चाहिए। और अगर कोई गलती करता है वो चाहे सरकार का ही आदमी क्यों ना हो, उसको दंडित करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश काल इससे बढ़िया था, कम से कम लोग डर से ही अच्छे तरीके से जीते थे, सही जीते थे। कोई रेप इस तरीके का नहीं होता था। मत कहिए ये, नहीं तो देशद्रोही कहे जाएंगे। अरे देशद्रोही, देखिए ऐसा है विनय जी, देशद्रोही
जो समाज सेवी होते हैं वो देशद्रोही ही होते हैं, आपको भी पता है, क्योंकि वो देश हित के लिए काम करते हैं ना। आलोक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करता है, जो उनके हिसाब से देश तोड़ने का काम नहीं करता, वो देशद्रोही है। आप भी देश तोड़िए, खंडित कीजिए, आप देशभक्त होंगे। राष्ट्रवाद की परिभाषा चेंज हो चुकी है आज की तारीख में। अब राष्ट्रवाद वो नहीं रह गया। समृद्ध परिभाषा कुछ भी चेंज हो जाए विनय जी, परिभाषा कुछ भी चेंज हो जाए, हम अपने देश को बचाने के लिए आवाज नहीं, जरूरत पड़ी तो हम गोली खाने को भी रेडी हैं। बिक रहा है, हाँ, देश बिक रहा है, देश बेचा जा रहा है, जिले बेचे जा रहे हैं पुलिस वालों को। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है ना विनय जी, आज की स्थिति है क्या सर? ये आज से स्थिति है क्या? अगर हालात को सुधारना है, हालांकि उसमें वक्त लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पे अगर इस तरह के मामले बार बार सामने आते हैं तो न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बल्कि ये सभी उन सत्ताधारियों पर भी सवाल खड़े करते हैं जो कि जनप्रतिनिधि होने की बात करते हैं। दरअसल यूपी में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से क्राइम के मामले सामने आ रही हैं, वो अपने आप में कई सवाल उठा रही हैं। सवाल इस बात को लेकर कि क्या यूपी में क्राइम खत्म होगा? क्या जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो आखिर जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? या फिर यूं कहें कि जो सरकार दिशा निर्देश देती है उसे अधिकारी ठीक से इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एक सवाल इस बात को लेकर है कुमार अशोक जी, क्योंकि सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए जाहिर तौर पे तत्पर दिखाई दे रही है, और इससे पहले हमने कई ऐसे उदाहरण देखे। लेकिन सर, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ सरकार के कंट्रोल करने से क्राइम कंट्रोल होगा क्या, या फिर नहीं लगता कि खाकी उन तमाम कोशिशों पर पलीता लगा रही है? बिल्कुल नेहा जी, आपका प्रश्न बहुत मौजूद है, लेकिन मैं सबसे पहले जिन लोगों ने अपने शासनकाल में गुंडागर्दी करके पूरे प्रदेश को जला रखा था, आज वो क्रांति की मशाल जलाने की बात कर रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर इन्होंने अपने शासनकाल में ये काम किया होता तो आज शायद आम चुनाव में 3 आम चुनाव में उनकी हार नहीं होती, इस तरह मुंह की नहीं खानी पड़ती। दूसरी बात, अधिकारी जहां पैरों में बैठते थे, जो अधिकारी जूता पहनाते थे, जमीन पर बैठते थे, आईजी जैसे अधिकारी, आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अधिकारी स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ऐसे निर्णय लिया जा रहा है ना, देखिए ना, तस्वीरें बयां कर रही है, कैसे निर्णय लिया जा रहा है सर? ये ऐसे स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं? खाली 2 मिनट का समय दीजिए। यही मैं वही बता रहा हूं आपको, पूरा मुझे जब मेरी बात को पूरा, क्योंकि आपने उस कार्यकाल को नहीं समझा है अभी, जो अभी, और इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से आदरणीय सूर्य कुमार शुक्ला जी समझा सकते थे, डीजीपी महोदय अपने काल में देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई राजनीतिक दबाव किसी अधिकारी के ऊपर नहीं है, स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके उनको देना पड़ेगा वरना वो दंडित होंगे। और उस दंड के क्रम में 367 इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए हैं, 1479 सिपाही बर्खास्त किए गए हैं, 156 पीसीएस अधिकारी जैसे लोग रैंक के लोग जबरिया सेवानिवृत्त भेजे गए हैं, और तो और चाहे वो आईएएस अधिकारियों में 3 आईएएस अधिकारी यहां से बर्खास्त कराए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा में बर्खास्त करने के बावजूद भी अगर अधिकारियों में खौफ और डर नहीं है सर, अगर बर्खास्त करने के बाद और इतने सख्त कदम उठाने के बाद क्यों नहीं है अधिकारियों में खौफ? नेहा जी मैं उसी बात पर आपके आ रहा हूं कि राजनीतिक उकसावा, जो राजनीतिक उकसाने की भी घटनाएं आपके सामने आई। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने परसों 3 दिन पहले एक महिला ने आग लगाई, कौन उसके पीछे निकल के आया? हजरतगंज में जो घटना घटी उसके पीछे कौन निकल के आया? तो ये जो अभी हाथरस में सीबीआई जांच हो रही है, सरकार का काम अपराधी के अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अधिकारी नियंत्रण करता है और सरकार उसकी व्यवस्था को देखती है, संरक्षण नहीं दे रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं नहीं जानता वो कांग्रेस के कौन सा ज्ञान रखते हैं, 92% संगठित अपराधों में कमी आई है। संगठित अपराध खाकी और खादी से नहीं होता, संगठित अपराध माफियाओं से होता है। बहुत बड़ा सरगना, बहुत बड़ा ताकश काम करता है, उसमें वकील भी होते हैं, उसमें अधिकारी भी होते हैं, उसमें नेता भी होते हैं। उसको हमने पूरी तरह से तोड़ने का काम किया है। इसी तरह से जो आज की तरह में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था को देखिए कि जो राजनीतिक उकसावे की स्थिति है, अब अपराधी को जाति और धर्म देख करके दंड नहीं दिया जा रहा, अब अपराधी को अपराध की धाराओं में जो राजनीतिक उकसावे की आपने बात की है विनय सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्राइम हो रहा है, क्राइम होने के बाद अगर सिपाही को जो
नेहा जी लाइन पूरी हो जाए मेरी। जो सिपाही को आज डीआईजी समझ रहे हैं, यही अपने राज्य में डीआईजी को सिपाही समझते थे। यह मानसिकता का बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। जो आज सामाजिक बुराई की बात कर रहे थे, बलात्कार सामाजिक बुराई है। इस सामाजिक बुराई की राजनीतिक उकसावे की लगातार बात की जा रही है, कैसे देखते हैं आपसे? क्या राजनीतिक उकसावे की वजह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है क्या? आप जो बात कर रहे हैं ना, पूरी हास्यास्पद है। हम इस पे क्या जवाब दें, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आपने संगठित असंगठित अपराध की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी आपने व्याख्या की, और संगठित और असंगठित अपराध हम देख रहे हैं कि निरंतर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। आज यहाँ की जनता अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही। महिलाएं आज घर से बाहर निकलने के लिए तरस रही हैं, और इस तरह से अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। और क्या बात करें, अभी शुक्ला जी ने खुद ही बताया था कि किस तरीके से आज पुलिस को आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी में बैठे सत्ताधारी लोगों के द्वारा बताने का, दिशा निर्देश का, तब पुलिस जो है काम करेगी। आपने बताया कि कानून बनाए और वो दिशा निर्देश दे। आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। योगी जी के अधीन, योगी जी के बस का नहीं है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बस का नहीं है। आज जिस तरीके का अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है, आप कहां की बात करेंगे? आप बाराबंकी में बात कर लीजिए, 3 महिलाएं, 3 लड़कियां अपने घर में सो रही थी, उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया। आप हापुड़ में ले लीजिए, अभी बुलंदशहर में एक लड़के की हत्या हुआ था झाझर में। वह उसकी हत्या होने के बाद आज वह जब उसका बाप जाता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, अंकित गर्ग पुलिस उससे पैसा मांगती है कि आप एफआईआर कारण क्या है? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, रोहित गर्ग उससे पैसा मांगा। आज विनय सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो सर वो एक दिन में तो नहीं हो गई ना सर? विनय जी, अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं, अगर विकास दुबे गैंगस्टर बना तो सर क्या एक दिन में बन गया क्या? किसने उसको राजनीतिक संरक्षण दिया? किससे उससे ताल्लुकात थे? कौन उसे राजनीतिक संरक्षण दे रहा था? और किसकी सरकार में वो फला फूला? ये भी तो देखना होगा ना। अगर रेप की वारदातें हो रही है या अपराधियों में खौफ नहीं है सर, अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आज से उठ रहे हैं क्या? आज से उठ रहे हैं क्या सर? आज से उठ रहे हैं, मुझे बताइए ना। आज उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त है। आज थोड़ी हो गया है उत्तर प्रदेश में अपराध, आज हो गया क्या? आज अपराध हो रहे हैं क्या? कहां से आज अपराध हो रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में? इससे पहले ठीक था? वो समाजवादी पार्टी इससे पहले ठीक था? मुझे अपने शासनकाल की बात बताइए ना, मुझे आप अपने शासनकाल की बात बताइए ना सर। आज अगर रेप की वारदात होती है तो आप लोग कह देते हैं अरे महिलाएं तो महफूज नहीं है। सर सुन लीजिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा सर, धैर्य रखिए सर। पुलिस का जो पूरा जिला बेचा जा रहा है, पुलिस प्रशासन में सवाल उठ रहा है। पुलिस प्रशासन, सूर्य कुमार शुक्ला जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी, कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा सर? आपकी सुरक्षा में सदैव रहने वाली पुलिस के ऊपर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र में आज बात यूपी के कानून व्यवस्था की हो रही है। अब सूर्य कुमार शुक्ला जी, ब्रेक पे जाने से पहले सर मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक से लौटूंगी तो आपसे यही सवाल होगा, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कि पुलिस के ऊपर आज से सवाल नहीं उठ रहे सर, सवाल बहुत पहले से उठ रहे हैं। लेकिन विनय जी कह रहे हैं कि अगर पुलिस के पास जाओ तो कहते पैसे दो तब एफआईआर दर्ज होगी। क्या ऐसा है क्या? जी, जहां तक नेहा जी एफआईआर का सवाल है, तो मैं बहुत साफ गोई से आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस विभाग ने एक प्रोविजन बना दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन एफआईआर कर सकता है, कहीं से भी बैठकर, साइबर कैफे से या अपने घर से, बशर्ते कि वो किसी नाम से ना हो, अज्ञात उसके साथ कोई क्राइम हुआ हो। और ये काफी विचार विमर्श के बाद विभाग में तय हुआ कि अगर नाम से अलाउ कर दिया जाएगा तो अपने समाज में इतना ज्यादा झूठा मुकदमा लिखाने की प्रवृत्ति आपस में दुश्मनी में है कि उसकी वजह से बहुत कठिन हो जाएगा कि अच्छे लोगों के खिलाफ भी दर्जनों मुकदमे लोग कायम करा देंगे। जिसके लड़के की इस कारण से अभी नाम से तो नहीं हुआ है, लेकिन अज्ञात मुकदमे अब खूब ऑनलाइन लोग कर रहे हैं। नंबर 2, एक सुविधा जो पब्लिक के लिए हो गई है कि लगभग 5 लाख लोग रोज 112 नंबर में फोन करके
पुलिस की गाड़ियों को बुलाते हैं और उन पर अपनी तकलीफ बताते हैं, और वो भी एक तरह से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही होती है कि हाँ हमको ये सता रहा है, हमको लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि पुलिस की मौजूदगी में सर, पुलिस की मौजूदगी में एक इतना संगीन अपराध हो जाता है, हत्या हो जाती है, गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली जैसी पुलिस को काम करना चाहिए या जिस लिए पुलिस होती है, क्या वो अपनी भूमिका ठीक से निभा रही है? जी देखिए, जहां तक नेहा जी ये वाली बात है कि पुलिस के सामने अपराध हो जाता है, तो आप ताजुब करेंगी कि अपने समाज में तमाम मनोवैज्ञानिक कारण, तमाम बेरोजगारी के कारण, तमाम आपस की दुश्मनी के कारण पुलिस के सामने तो दूर, पुलिस पे भी हमला हो जाता है, यहां तक कि पुलिस से मुजाहमत हो जाती है। अभी जैसे आज ही घटना में हुआ कि जब पकड़ करके वो गाड़ी बैठाने लगे तो उनके समर्थकों ने, मुलजिम के समर्थकों ने पुलिस पे हमला कर दिया। पुलिस अपने आप को बचा नहीं पा रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपकी बातों से तो सर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस अपने आप को ही नहीं बचा पा रही है, तो क्या लोगों की सुरक्षा करेगी? तो पुलिस है किस लिए सर? बता तो रहा हूं कि अभी तक कोई ऐसा सिस्टम तो नेहा जी निकला नहीं कि मुहर लगी हो कि ये आदमी जो अभी बात कर रहा है ये अगले क्षण लाइसेंसी असलहे से गोली मार देगा। और चाहिए ना, दहशत जो है हमारे सिस्टम में ये माना है नेहा जी, बिल्कुल विनय जी सही कह रहे हैं कि दहशत बदमाशों में होना चाहिए और भले आदमियों में निश्चिंतता होनी चाहिए, बिल्कुल यही आदर्श है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा वो मैंने कारण है आपको पहले ही लोगों ने, समाजवादियों ने दहशत पैदा करने का काम पहले ही समाज को डराया, पूरे समाज को डराया समाजवादियों ने। पहले ही मैंने कारण बताया, अगर ऐसा कड़ी सजा की व्यवस्था कर दो महीना में बदमाश गया था, मैं निवेदन करूंगा कि कृपया बात को सुन ले, फिर जवाब सूर्य कुमार जी को सुन लेते हैं। दहशत का माहौल आम अपराधियों में था। प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि बात हो जाने देखिए, आप इतने सीनियर नेता है और आप भी कुमार अशोक जी, देखिए ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आपसे। आराम से एक अभी सूर्य कुमार जी को सुन लेते हैं, फिर मैं लौटूंगा। और बात इससे जुड़ी हुई जी राजनीति का सवाल जहां तक है, मैं नेहा जी कहूंगा कि कोई सरकार कभी नहीं चाहा करती कि हमारे शासन में सरकार की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं बात तो यहाँ पुलिस प्रशासन की कर रही हूँ, मैं आपके अधिकारियों की बात कर रही हूँ सर। आप एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, इतने उच्च पद पे रह चुके हैं सर। मैं कार्यप्रणाली के बारे में दरअसल जानना आपसे चाह रही हूँ कि क्या पुलिस को ये शोभा देता है कि उनके होते हुए, उनके मौजूदगी में अगर गोली मार दी जाती है, हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, उसके बाद भी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है लेकिन फिर छोड़ देती है, फिर गिरफ्तार करने का ढोंग रचती है। ये कैसी कार्यप्रणाली है सर? बस इतना नहीं, थोड़ा सा फर्क है कि वो छोड़ नहीं दिया, इतना भीड़ ने दबाव बनाया, हल्ला मचा और गोली चली और कई 25 फायर हुए वहां पर और भगदड़ मच गई। ऐसी स्थिति में पुलिस अगर गोली चला देती, कृपया विनय जी प्लीज सुन लीजिए, फिर उसका बताइए, तो अगर पुलिस गोली चला देती तो कई लोग मर जाते। तो पुलिस तो ऐसे भी सस्पेंड हुई है, वैसे भी सस्पेंड होती। और इसलिए मैं कहूंगा कि इसको सब राजनीतिक पार्टियां ये दृढ़ निश्चय करें कि हम ऐसे लोगों को किसी को मदद नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं देंगे और पुलिस को फ्री हैंड रहेगा, और तभी ये एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप से इसका समाधान नहीं होना है। इसका समाधान समाधान कैसे होगा मनोज तिवारी जी? निश्चय करें। देखिए नेहा जी मैं एक बात सुन लीजिए, आपने वही बात की जैसे एक जंगल में एक बंदर को राजा बना दिया गया, बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उससे पूछा जाता था कि क्या कर रहे हो, कहा देख नहीं रहे हो, काम कर रहे हो। उसी टाइप की आज की तारीख में पुलिस और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी देखिए मनोज जी भी फोन लाइन पे उसको सुन लेते हैं, फिर मैं लौटती हूँ। उनकी मंशा है कि अपराध न हो, लेकिन अपराध हो रहा है, क्या बोलिए ताकि आखिर मुख्यमंत्री का जो दायित्व है, क्या आपको लगता है
कि उसका निर्वहन वो ठीक से कर पा रहे हैं? क्या माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज अपने मुख्यमंत्री सर ये क्राइम है सर, किसी की हत्या हो जाती है कि यहाँ खून खराबा हो जाता है, गोलियां चल जाती है, क्या इसको राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए क्या लोग जी? नेहा जी ऐसा है कि जब ये सत्ताधारी विपक्ष में बैठते हैं तो इनको जनता का ख्याल आ जाता है, जनता इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो महत्व रखता है कि जनता के साथ दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं अशोक जी की बातों को भी सही बताता हूं कि जब आपकी सरकार थी, मनोज जी ठीक है, मैं लौटूंगी सर मैं आपके पास। मनोज जी मैं आऊंगी। आपने कितना रोकने का काम किया, आपने कितना रोकने का काम किया। अगर आप रोके होते तो आज थोड़ी व्यवस्था और सुधरी होती। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ, जब भी सत्ताधारी विपक्ष में बैठता है उसको जनता की बहुत फिक्र होती है। जैसे ही वो फिर सत्ता में आता है वो जनता को भूल जाता है, क्योंकि उनको अच्छा इस देश की इस प्रदेश की विडंबना है भी कि समझना पड़ेगा विपक्ष में होते हैं राजनीतिक पार्टियां तो उनको जनता की याद आती है, और जब वो सत्ता पक्ष में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। एक सवाल यहाँ पर मेरा कुमार अशोक जी आपसे है, क्योंकि आपको जाना भी है और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपसे सवाल यहाँ पे ले लिया जाए। कुमार अशोक जी सवाल इस बात को लेकर है कि सर इस तरह की वारदात हो जाती है, बीजेपी के नेता की तरफ से इस तरह की वारदात होती है, मौजूदा विधायक अगर इस तरह का तर्क दें कि आत्मरक्षा के अंदर ये गोली चलाई गई, कि अगर नहीं चलाते तो उनके परिवार को खतरा था, तो क्या ये बेईमानी नहीं लगता? क्या नहीं लगता कि ये इस तरह के नेता कहीं ना कहीं बीजेपी की साख पर बट्टा लगा रहे हैं? देखिए विधायक जी ने जो भी बात कही है सरासर गलत कही है। कोई विधायक न्यायालय नहीं हो सकता, ये निर्णय करना न्यायालय का काम है। बिल्कुल। और न्यायालय के आधार पर चिंतन नहीं कर सकते। हाँ। मैं ये भी मानता हूं पूरे तौर पर कि चाहे वो अपराधी कोई जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी दल का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बख्शने वाले नहीं है। और ये मुख्यमंत्री जी आज तक का जो हमारे 3.5 साल के रिकॉर्ड में एक नाम बता जाए कि जिसको हमने राजनीतिक संरक्षण दिया हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मुख्यमंत्री जी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। ये अपराधी बहुत जल्दी जेल में जाएगा। किस तरह की कार्रवाई होगी? ऐसे विधायक की कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है, और जो विधायक जी ने मुझे बता दीजिए ना कि इतना वक्त हो गया सर ये वारदात को हुए। अब सुन लीजिए एक सेकंड, बहुत जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए सर इसका, क्योंकि एक बीजेपी नेता की तरफ से गोली चला दी जाती है, अगर विधायक उनके फेवर में इस तरह का बयान देते हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर होगी तो कब होगी, कैसे होगी? उसके लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्या? विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई करने का काम संगठन का है। संगठन उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा। इस तरह की बयानबाजी से विधायकों को बचना चाहिए। अगर बयानबाजी इस तरह की दी है निश्चित तौर पर उसके लिए वो दंडित होंगे। लेकिन सर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? किस बात का इंतजार किया जा रहा है सर? उसके लिए बयान आपके सामने है, पूरी वारदात आपके सामने है, पुलिस की कार्यप्रणाली आपके सामने है। संगठन हर कार्य का करने का एक प्रक्रिया होती है। हाँ। और नियम होते हैं। हाँ। उसी नियम और प्रक्रिया से काम होता है। इस पर विश्वास रखिए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी बात, जो अधिकारी अपनी मानसिकता अपनी परिवर्तित नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई बहुत सख्त होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी बैठक लिया है और रात के 12 बजे तक चली बैठक में उन्होंने त्योहारों के मद्देनजर भी और महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध के प्रति भी लोगों को संजीदा किया है। और उसमें कलेक्टर को भी कहा है कि अब खाली IPS अधिकारी कप्तान नहीं, अब कलेक्टर भी जिम्मेदार होंगे। तो अधिकारी को भी दंडित करना सरकार का यही काम है। सर जब अधिकारियों को दंडित कर दिया गया तो ऐसे विधायकों को क्यों नहीं दंडित किया जाए? जब वहां के SDM को सस्पेंड किया गया तो विधायक को सस्पेंड करने में टाइम क्यों लग रहा है? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम में हमारी पुलिस 97% पर है, जो पिछले सरकारों में अशोक जी एक सवाल आपसे खुल रहे हैं। अशोक जी एक सवाल आपसे कि जब वहां के CO SDM को सस्पेंड कर दिया गया तो आप अपने विधायक को जो अपराधी के साथ खड़े हैं उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है, क्यों नहीं निकाल दिया जा रहा है? आप अपने लोगों पे तो टाइम लगा रहे हैं, फिर जो सरकारी विभाग के लोग हैं उनको कैसे आपने फिर सस्पेंड कर दिया? तुरंत क्यों कर दिया सस्पेंड? क्या वो वहां खड़े थे इस वजह से? मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार की मनस्थिति को आपने ठीक से समझा नहीं, इसलिए आपने ऐसा सवाल कर दिया। माफ कीजिएगा,
अगर ये, क्योंकि ये मामला सुरेंद्र सिंह जी के साथ है और वहां पर विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान है, अगर सुरेंद्र सिंह के बदले किसी दूसरे लोगों का बयान होता तो उनकी गाड़ी पलट जाती और नहीं या उनको सस्पेंड कर दिया जाता। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वहां से बढ़ जाइए, बलिया में सुरेंद्र सिंह बनाम कौशल चौबे, मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये अभी दिनेश भाई हमारे बोल रहे थे कि किसी को बख्शने वाले नहीं है अजय सिंह जी, तो मैं इनको स्पष्ट बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ये जान चुकी है कि वहाँ बढ़ रहे अपराधियों को संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है। और दूसरी बात, अपराधियों को भी जातीय आधार पर बांट दिया गया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी से इससे अछूती नहीं है। अगर आप ये कहें कि हमारी कांग्रेस तो ऐसे अछूती है, तो सर कांग्रेस में भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं और लगते हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते। गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी को तबाह किया जाता है, बलिया में कौशल चौबे को तबाह किया जाता है, वहीं ब्रिजभूषण सिंह को तबाह नहीं किया जाता, वहीं पर धनंजय सिंह के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। सर सवाल इस बात को लेकर है ना कि ये खाकी और खादी की सांठगांठ कब तक चलती रहेगी, ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ बन जाता है। इससे कोई राजनीतिक पार्टी सर अछूती नहीं है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सपा और ना तमाम और राजनीतिक पार्टी। इस बात को समझना होगा कि क्राइम आखिर क्यों बढ़ रहा है। इस बात को समझना होगा कि अगर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, अपराधी बेखौफ है तो क्यों बेखौफ है, अगर पुलिसकर्मी अपना काम ठीक से नहीं निभा रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। क्या ये खाकी और खादी का सांठगांठ है जिस वजह से जो अपराध है, जो अपराधी है, वो इतने फल फूल रहे हैं। जाहिर तौर पे यहाँ पर कई कदम उठाने की यहाँ पर जरूरत है ताकि जो हालात है वो बेहतर हो सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।